नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर एक गहरी नज़र डालेंगे। खास तौर पे जून 2025 तक क्या स्थिति है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये एक बहुत ही अहम और जटिल मुद्दा है जिस पर बात करना ज़रूरी है। हमारे पास जो जानकारी है वो कई स्रोतों से आई है। हाल की जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो पर्दे के पीछे संघर्ष चल रहे हैं और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है। जी, हमारा मकसद ये है कि इन सब जानकारियों को मिलाकर जो खास बातें हैं उन्हें निकालें, ताकि ये पूरा मामला थोड़ा साफ हो सके। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग छिड़ गई है? देखिए, अगर हम जून 2025 तक की स्थिति देखें, तो स्रोतों के हिसाब से कोई औपचारिक घोषित युद्ध नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन हाँ, टकराव बहुत गंभीर हुए हैं। इतने गंभीर कि कई लोग इसे युद्ध जैसी स्थिति या युद्ध के काफी करीब मान रहे हैं। अक्सर इसके लिए शैडो वॉर या फिर कम तीव्रता वाला संघर्ष जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। ये शैडो वॉर वाली बात थोड़ी और समझाएंगे? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में, ये क्यों अहम है? बिल्कुल। देखिए, शैडो वॉर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये दोनों देशों को सीधे सीधे एक बड़ी विनाशकारी जंग का खतरा मोड़ लिए बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका देता है। अच्छा, मतलब सीधे भिड़ने से बचना। हाँ, कुछ हद तक, लेकिन इसमें खतरा भी है, गलत अंदाजे का, किसी चूक का जिससे हालात काबू से बाहर हो जाएं। और ये टकराव कई शक्लों में दिखा है। जैसे? एक बहुत बड़ी घटना हुई थी अप्रैल 2024 में, जब ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल की जमीन पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। ये अभूतपूर्व था, पहले ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, मुझे याद है। और वो हमला शायद दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर हुए हमले का बदला था, है ना? जिसमें उनके कुछ बड़े कमांडर मारे गए थे और शक इजराइल पर था। जी बिल्कुल, वही वजह बताई गई थी। हालांकि ये भी एक पहलू है कि ज्यादातर ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था, और इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ तक कि जॉर्डन ने भी मदद की थी। सही बात है। ये दिखाता है कि बाहरी ताकतें भी कितनी गहराई से इसमें शामिल हैं। और फिर इसका जवाब भी आया इजराइल की तरफ से। हाँ, स्रोतों के मुताबिक इजराइल ने भी ईरान के अंदर, खासकर इस्फहान के पास, कुछ सैन्य ठिकानों का निशाना बनाया। पर एक बात ध्यान देने वाली है कि परमाणु ठिकानों को नहीं छेड़ा गया। यह दिखाता है कि इजराइल भी शायद एक सीमा रेखा खींच रहा था, मतलब जवाब दे रहा था, पर मामले को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था। स्रोत इसे काफी नपातोला कदम मानते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई सीधी टक्कर वाली बात। लेकिन एक और पहलू है जो बार बार सामने आता है सूत्रों में, वो है प्रॉक्सी वाला मोर्चा। मतलब ईरान पर आरोप लगते हैं कि वो इजराइल के आसपास कई हथियारबंद गुटों को सपोर्ट करता है। प्रॉक्सी नेटवर्क इस शैडो वॉर का एक बहुत अहम हिस्सा है। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला है, गजा में हमास और इस्लामिक जिहाद हैं, फिर इराक और सीरिया में भी शिया लड़ाके हैं। और ये गुट अक्सर इजराइल से भिड़ते रहते हैं। जी हाँ, खासकर अक्टूबर 2023 में जब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया और उसके बाद गजा में जंग छिड़ी, तब से तो ये प्रॉक्सी संघर्ष और तेज हो गया है। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच लिबनान बॉर्डर पर लगभग रोज ही झड़पें होती रही हैं। तो ये लड़ाई जमीन पर चल रही है प्रॉक्सी के जरिए। क्या ये सिर्फ यहीं तक सीमित है या और भी तरीके हैं? नहीं, ये लड़ाई कई मोर्चों पर है। स्रोत साइबर हमलों की तरफ भी इशारा करते हैं। दोनों देशों पर आरोप हैं कि वो एक दूसरे के अहम बुनियादी ढांचों जैसे बिजली ग्रिड या पानी सप्लाई सिस्टम पर साइबर अटैक करते हैं। ओह, अच्छा। इसके अलावा समंदर में भी, खाड़ी और लाल सागर में जहाजों पर रहस्यमयी हमले हुए हैं, कुछ पर कब्जा करने की कोशिशें हुई हैं। इन घटनाओं को भी इसी शैडो वॉर से जोड़कर देखा जाता है। मतलब लड़ाई पर्दे के पीछे कई तरीकों से चल रही है। हाँ, तो इस सब खींचतान का, इस तनाव का दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि ये सिर्फ इन दो देशों के बीच का मामला तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, इसका असर बहुत बड़ा है। देखिए, सबसे पहले तो इसने पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। कहीं ज्यादा बड़ी लड़ाई न छिड़ जाए, इस डर से कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है। हाँ, वो तो है, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। बिल्कुल। और फिर बड़ी ताकतें, अमेरिका को देखिए, वो इजराइल का पुराना और मजबूत सहयोगी है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सख्त विरोधी, तो जाहिर है वो इस मामले में काफी गहराई से जुड़ा हुआ है। और रूस और चीन? हाँ, रूस और चीन जैसे देश भी हैं, उनके अपने हित हैं इस इलाके में। वो भी स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और कूटनीतिक तौर पर या कहीं कहीं सैन्य रूप से भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो मतलब मध्य 2025 आते आते स्थिति ये है कि तनाव एकदम चरम पर है।
दोनों देश एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं कि आगे हमला हुआ तो जवाब मिलेगा। और दुनिया भर की ताकतें कोशिश कर रही हैं कि ये चिंगारी किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही नाजुक संतुलन बना हुआ है। तो आज की इस बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ईरान और इजराइल भले ही औपचारिक रूप से जंग में ना हो, लेकिन उनका टकराव बिल्कुल असली है और कई स्तरों पर चल रहा है। सीधी सैन्य कार्रवाई भी हुई है, प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल हो रहा है, साइबर हमले हो रहे हैं, समंदर में भी तनाव है, हालात बहुत नाजुक हैं। सही कहा। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब इतने सारे अलग अलग खिलाड़ी इसमें शामिल हों, इतने सारे प्रॉक्सी गुट हों और इतने छिपे हुए हमले हो रहे हों, तो क्या ये मुमकिन है कि कोई छोटी सी घटना, कोई गलतफहमी या कोई गलत आकलन हालात को अचानक बेकाबू कर दे और अनजाने में ही एक बड़ी जंग शुरू हो जाए? स्रोत इस खतरे की तरफ बार बार इशारा करते हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है। क्या ये जो छाया युद्ध की स्थिति है, ये हमेशा ऐसे ही चलती रह सकती है, या फिर कोई एक गलत कदम, कोई एक चिंगारी इसे उस भयानक मोड़ पर ले जा सकती है जिससे शायद सब बचना चाहते हैं? हमारे स्रोत हमें भविष्य तो नहीं बता सकते, लेकिन वो इन जोखिमों को समझने में हमारी मदद जरूर करते हैं। इस पर सोचना जरूरी है।